हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और चलते हैं हम लोग पढ़ने सरफेस केमिस्ट्री। ओके, इन लास्ट लेक्चर मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर बहुत सिंपल या एक जनरल टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है हमारा एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब तक हमने एड्सॉर्प्शन के बारे में ए टू जेड सब पढ़ लिया है। एड्सॉर्प्शन का अब हमारे पास में जो बचा होगा वो समझ लेना कि सिलेबस में नहीं है। याद रखना कि अभी जो हमने नहीं पढ़ा है वो अभी सिलेबस में नहीं आएगा, तो जितना पढ़ा है उतना अच्छे से पढ़ के रखो और आगे ध्यान दो। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। व्हाट इज आवर दिस टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। ध्यान रखना है कि ये जो एड्सॉर्प्शन हम पढ़ रहे हैं इतने दिनों से 10-12 लेक्चर हो गए हैं हमारे, इतना हमने एड्सॉर्प्शन पर फोकस किया। ये जो सरफेस केमिस्ट्री है पूरा एड्सॉर्प्शन पर ही काम करती है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है सर, ये हम यूज कहां करने वाले हैं सर। ओके, तो पहला एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। फर्स्ट एप्लीकेशन बताता हूं, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। ओके, सो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अब वैक्यूम का मतलब तो आप लोगों को पता है, जहां पर प्रेशर रिड्यूस कर रहे। वैक्यूम का मतलब हो जाता है रिड्यूसिंग द प्रेशर। रिड्यूसिंग द प्रेशर। अब आपको पता है, पता है बोल बोल के मैं बोलूंगा सर आपको ही पता है, तो सर आप क्या कर रहे हैं। तो बता रहा हूं मैं आप लोग को कि रिड्यूसिंग प्रेशर मतलब अगर मेरे पास एक कंटेनर है, एक चेंबर है, नॉट कंटेनर। अब ये बात कर रही है थोड़ी हाई लेवल की, नॉट कंटेनर की। कंटेनर में भी किया जाता है बट हाई लेवल चेंबर है जहां पर मुझे प्रोसेस करनी हो, वहां पर मुझे वैक्यूम क्रिएट करना है। अगर मैं इसको वैक्यूम क्रिएट करना चाहता हूं तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं इसमें कंप्रेसर लगा दूं और इसमें से पूरा एयर खींच लूं बाहर। बट ये जो प्रोसेस है कंप्रेसर लगाने वाली, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, हाई एनर्जी, बहुत एनर्जी लग जाएगी। जितना रिएक्शन एक्सपेरिमेंट करना है उससे ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो क्या फायदा एक्सपेरिमेंट करने का। तो फिर मैं नहीं करूंगा, मैं इसको हटा दूंगा। मैं क्या, आप लोग भी नहीं करोगे। हम लोग बहुत होशियार है कि होशियार है कि नहीं है ना। तभी तो नीट डेटा में पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस कंटेनर या इस चेंबर में गैस पार्टिकल्स है, तो हम क्या करेंगे इसमें हम लोग एक एड्सॉर्बेंट ऐड कर देंगे, एक डब्बा डाल देंगे एड्सॉर्बेंट पहले और इसमें एक प्रेशर गेज लगा देगा प्रेशर नोट करने के लिए। प्रेशर गेज प्रेशर नोट कर देते जिसमें आपने पढ़ा। क्या होगा कि गैस के पार्टिकल इसके ऊपर एड्सॉर्ब होने लगेंगे पूरे। थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा कि जो चेंबर है इसका गैस जो प्रेशर था वो रिड्यूस हो गया। क्यों? इसका इस चेंबर का प्रेशर पहले हाई था, हाई प्रेशर था, अब ये हो जाएगा लो प्रेशर, क्योंकि सारे गैस के पार्टिकल एब्सॉर्ब हो गए। क्लियर? तो प्रेशर रिड्यूसेस, सी रिड्यूसिंग द प्रेशर। प्रेशर रिड्यूस हो गया मतलब यहाँ पर एयर के या जो भी गैस है पार्टिकल नहीं रहेंगे, यहाँ पर बन जाएगा वैक्यूम। और ये एक एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस है जिसमें हमारी एनर्जी कम लगती है। इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, समझ में आ गया प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अब आप लोग बोलेंगे सर हम घर में प्रोडक्शन वैक्यूम नहीं करने वाले, हमको सांस की जरूरत है। सांस दो वाली सांस नहीं, हवा वाली सांस की जरूरत है, तो वैक्यूम की हमें घर पर जरूरत नहीं है। अरे बेटा मैं आ रहा हूँ, एक एक पहले हम लोग साइंटिफिक एप्लीकेशन देखते हैं और फिर मैं बाद में एंडिंग में बताऊंगा कि आप घर में क्या क्या यूज कर सकते हो एड्सॉर्प्शन यूज करके। सेकंड है गैस मास्क, तो इसको मिटा दो। सेकंड हम देखते हैं, लिख लेना इसको बराबर तरीके से। थ्योरेटिकल पॉइंट है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है इसलिए हम कवर कर रहे हैं। ओके, बहुत कम चांसेस है इसके डिजिटल में क्वेश्चन आने के, बट याद रखना कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है कि देयर इज अ कंटेनर, गैस इज प्रेजेंट, सम हीलियम नियोन कोई गैस दी है, चारकोल इज एडेड, आफ्टर 1 hour वाटर प्रेशर रिड्यूस। तो ये सब्सटेंस क्या है, यू हैव टू राइट इट इज अ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट यूज किया, अगर यहाँ पे सादा पेपर पेन कुछ रखा होता तो नहीं होता, एड्सॉर्बेंट स्पेशल यूज करना पड़ेगा। रिमेंबर दिस वन। सेकंड पॉइंट इज गैस मास्क। तो दिस आई विल रब इट,
नॉट रैबिट। तो साफ कर देते हैं, सिंपल है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है हमारा ये। सेकेंड है हमारे पास में, क्या है सेकेंड? गैस मास्क। अभी जो गैस मास्क है बेटा, ये क्लॉथ मास्क नहीं है। आजकल हम लोग जो यूज करते हैं वो कपड़े का मास्क होता है, जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है, बट इसमें मास्क में नहीं, ठीक है। मास्क में भी यूज कर सकते हैं हम लोग, बट जो मैं गैस मास्क की बात करता हूँ वो है पॉइजनस गैस मास्क, मतलब पॉइजनस गैस के लिए। मतलब उसमें क्या होता है, जैसे सपोज ये गैस का मास्क लिया, इसमें हम मुंह रखने अगर ट्राई करेंगे तो इसके सामने एक ऐसा लॉक होता है और इसमें दो बॉक्स लगे होते हैं, फिल्टर लगा होता है, मतलब इसके सामने एक्चुअली फिल्टर लगा होता है, तो सेंटर ऑफ फिल्टर। ये एयर आएगी यहाँ से, ये हमें मिलने वाली है। तो ये फिल्टर में क्या होगा, मतलब हमारे मास्क के सामने से नॉब लगे होते हैं बड़े बड़े, आपने वीडियो में देखा होगा, मूवी में देखा है, पबजी खेलते हैं ना, आपको पबजी में भी दिखता है वैसे मास्क होता है, गैस मास्क देखा होगा आपने, पबजी में देख लेना, नहीं देखा तो यूट्यूब पे सर्च करो गैस मास्क। ऐसे इस तरीके से उसमें नॉब होते हैं सामने से, नॉब होते हैं सामने, ओके। तो ये मास्क में होता क्या है, इसके अंदर होता है चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। आपको पता है एक्टिवेटेड चारकोल इज अ वेरी नाइस एब्जॉर्बेंट। तो इसके अंदर अगर पॉइजनस गैस है, सपोज सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर नाइट्रोजन, इट इज वेरी डेंजरस, सब अदर गैसेस आर, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पर प्योर एयर आएगा, सिर्फ ऑक्सीजन या जो गैसेस हमको चाहिए वही मिलेगी, बाकी का ये यहाँ पर पैक करके रखेगा। ध्यान में आ रहा है? मतलब एब्जॉर्प्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर जगह हम लोग नॉर्मल जगह नहीं यूज करते, लैब में जहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, लैब्स में केमिकल, वहाँ पर अगर पॉइजनस गैस रिलीज होती है, आपको पता है पॉइजनस गैस, तो वहाँ पर गैस मास्क यूज करते हैं। कोल माइंस में बहुत लो ऑक्सीजन होता है, बहुत बाकी अदर गैस ज्यादा होती है, तो फिर हम यहाँ गैस मास्क यूज करते हैं। तो गैस मास्क क्या करता है, बाकी अदर गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और अच्छी ऑक्सीजन को हमारे मुंह के अंदर आने देता है। तो दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। थर्ड, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, ये सब नोट कर दो। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी का मतलब जैसे ये मोस्टली लैब में यूज होता है, नॉट डोमेस्टिक पर्पस में हम नहीं यूज करते। कि कंटेनर है जहाँ सैंपल रखे हुए हमारे पास में, सैंपल होते हैं बहुत सारे, इस सैंपल का मुझे मॉइस्चर रिमूव करना है, तो हम लोग घरों में अगर मुझे किसी चीज़ का मॉइस्चर रिमूव करना होता है, जैसे गेहूँ चावल हम जब लाते हैं तो हम उसे धूप में रख देते हैं तो उससे मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। बट मैं ये लैब की बात कर रहा हूँ कि ये जो मैंने केमिकल बनाए हैं, तो ये केमिकल को अगर मैं धूप में रख दूँ तो आपको पता है फोटो डिग्रेडेशन, तो ये केमिकल खराब हो जाएंगे धूप से। इसको मैं अगर अब दूसरा तरीका है, अगर मुझे मॉइस्चर रिमूव करना है तो मतलब गैस में हीट कर दो, तो मैं अगर इसको गैस में हीट कर दूँ तो गैस में हीट करने से जल जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसको करूँ तो करूँ क्या, इसका मॉइस्चर रिमूव करूँ तो करूँ कैसे, वाटर रिमूव करूँ तो करूँ कैसे। तो हम क्या करते हैं, इसको हम डेसिकेटर में रखते हैं, इसको एक बड़े कंटेनर में रख देते हैं, दूसरे कंटेनर में, इसमें छेद होता है, यहाँ पर होल्स होते हैं नीचे, यहाँ पर होल्स रहेंगे और यहाँ पर हम सिलिका जेल ले लेंगे। व्हाट इज फेयरवेट सिलिका जेल? सिलिका जेल पता है, आपको बताया था एग्जांपल कि सिलिका जेल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, तो क्या होगा, ये इस पूरे चेंबर, ये पूरा चेंबर लॉक रहेगा, तो ये पूरे चेंबर का मॉइस्चर, जितना भी इस चेंबर में मॉइस्चर है, इसको अपने पास एब्जॉर्ब कर लगेगा, तो इसमें से, इस सैंपल में से भी पूरा मॉइस्चर सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेगा और ये सैंपल सेफ हो जाएगा। अगर हमारे पास एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो इस तरीके के केमिकल हम नहीं बना पाते, और ये केमिकल्स बहुत अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं, मेडिसिन बोलो या बाकी के केमिकल हम यूज करते हैं, तो वो केमिकल्स बनाने के लिए, उसमें से मॉइस्चर रिमूव करने के लिए हमें सिलिका जेल यूज करना पड़ता है। ये आप लैब्स में देख सकते हो, आपके केमिस्ट्री लैब में भी रहेगा, हमारे केमिस्ट्री लैब में भी है। तो आप केमिस्ट्री लैब में डेसिकेटर रहता है, कांच का एक बहुत सा बड़ा सा कंटेनर होता है, उसमें ऊपर में छेद होते हैं, उसमें आप रख सकते हो, और नीचे यहाँ पर ऊपर हम सैंपल रखते हैं जिसमें से मॉइस्चर रिमूव करना है, और नीचे सिलिका जेल होता है। समझ में आ गया? ठीक है, सिलिका जेल को हम हीट कर सकते हैं। क्या होता है, सिलिका जेल क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, कांच की तरह दिखती है, जब इसमें मॉइस्चर आ जाता है तो वो ब्लू कलर हो जाती है, पहले होती है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह दिखती है, और फिर
मॉइस्चर आ जाती है तो ब्लू कलर की हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको हम हीट कर देते हैं, हीट, इसको हम ओवन में रख देते हैं, हीट कर देते हैं, तो ये वापस ग्लास की तरह बन जाता है, फिर मॉइस्चर आ जाएगा, मॉइस्चर आने पर फिर से ब्लू हो जाता है। तो ये हम चेंज करते रहते हैं बार बार। इसको हम बाहर निकाल के गर्म कर देंगे तो मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, वापस ला देंगे तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर? तो कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। सेकेंड फोर्थ वन, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। ये तो अभी बताया मैंने, सॉरी ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, रिमूविंग ऑफ कलर मैटर। क्या होता है? डर्ट वाटर की बात करते हैं। ये कंटेनर है, इसमें मेरे पास वाटर है, चलो ब्लैक वाटर है, ठीक है, अच्छा वो ब्लैक पेन आ गया हाथ में। ब्लैक वाटर मतलब डर्टी वाटर है। इसमें डर्टी वाटर में मैं क्या करूंगा, इसमें मैं चारकोल ऐड करूंगा। क्या करूंगा? चारकोल। तो चारकोल क्या करेगा, ये डर्ट के जो पार्टिकल्स है वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा और ये वाटर बन जाएगा क्लीन वाटर। क्या बन जाएगा? क्लीन वाटर। कलर निकल जाएगा। ऐसा ही डाई का भी एग्जांपल बताया था। अब इसका एप्लीकेशन कैसा है? जो शुगर फैक्ट्रीज होती है, शुगर फैक्ट्रीज, यू नो, शुगर खाते हैं आप लोग, चीनी, इसे हिंदी में हम कहते हैं चीनी कम है, चीनी कम है। अभी आजकल चीनी के साथ बहुत लड़ाई चल रही है लोगों की। तो चीनी जो होता है, शुगर जो होता है, वो जब हम उसका सोल्यूशन बनाते हैं तो वो ब्राउनिश कलर का होता है। तो अगर मैंने आपको ब्राउन ब्राउन शुगर दे दिया, ब्राउन कलर की, तो क्या खाओगे? क्या आप नहीं खाने वाले। आपको लगेगा कि ये क्या सब कचरा मिट्टी दे दी है हमको। तो फिर हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन में चारकोल डालते हैं, तो वो जो ब्राउन कलर का ये चारकोल पूरा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर व्हाइट कलर की सॉल्यूशन बन जाता है और इसको फिर क्रिस्टल बनाते हैं और फिर व्हाइट क्रिस्टल में शुगर हमको मिलती है। हमारे घरों में जो शुगर होती है व्हाइट कलर की होती है, अगर ब्राउन कलर की है तो वो कम प्रोसेस है, ध्यान में रखना है। इसलिए हम लोग ब्राउन शुगर पसंद करते हैं। आजकल लोग बोलते हैं ना ब्राउन ब्राउन अच्छा लगता है, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन शुगर। तो वो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें केमिकल प्रोसेस नहीं होता। जितना ब्राउन उतना कम केमिकल प्रोसेस। कलर वाली मत खाना, अपनी शुगर को कलर करके मत खाना, ठीक है? तो बोलोगे अभिषेक सर ने बताया कि ब्राउन शुगर अच्छी होती है तो शुगर में मिट्टी डाल के खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ध्यान में पॉइंट, दिस वन कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, रिमूविंग ऑफ कलर मैटर, ठीक है? नेक्स्ट वन इज हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। तो इसको मिटा देता हूं मैंने, सब पॉइंट नोट करके रहो अच्छे से। फिफ्थ पॉइंट, हेटेरोजीनियस कैटलिसिस। इसका मतलब हेटेरोजीनियस का मतलब आपको पता है जब वो नॉन यूनिफॉर्म हो। तो यहाँ पर हम बात करें सॉलिड कैटलिस, किसकी बात करें हम यहाँ पर? सॉलिड कैटलिस, या इसको मैं सॉलिड कैटलिस बोलूँ। एक्चुअली ये हेटेरोजीनियस कैटलिस ही रॉन्ग हो गया, मैं इसको बोलूँगा सिर्फ कैटलिस। ये एप्लीकेशन सिर्फ कैटलिस का है, ठीक है? नॉट हेटेरोजीनियस। सिर्फ हेटेरोजीनियस कैटलिस में नहीं होता, होमोजीनियस में भी होता है। इसलिए मैं इसको लिखूंगा कैटलिस्ट। और ये जो कैटलिस्ट के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमारा ये जो चैप्टर है 3 पार्ट में है, एड्सॉर्प्शन, कैटलिस्ट एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हम लोग हमारा भी आज ये एड्सॉर्प्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम कैटलिस्ट या कोलाइडल चालू करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आपके नोट्स में है। तो कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट में क्या होता है? देखो, कैटलिस्ट इज अ एड्सॉर्बेंट, एक टाइप का एड्सॉर्बेंट होता है, सॉल्यूशन है। आपको पता है कैटलिस्ट क्या करता है? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज एक मेरे पास सॉल्यूशन है जिसमें रिएक्शन चल रही है, आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, पता है? अगर मैंने यहाँ पर एक एड्सॉर्बेंट यूज कर लिया तो ये जो पार्टिकल्स है, इसके जो पार्टिकल वो यहाँ पर जमा हो जाएंगे, बहुत सारे यहाँ पर जमा हो जाएंगे। एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या है? एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस एट द सरफेस। तो सरफेस पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, इसका मतलब सरफेस पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो रेट भी बढ़ जाएगा। इसलिए जब हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो कैटलिस्ट पर सरफेस पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। सरफेस पर कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ गेट कंज्यूम इन द रिएक्शन। याद करिए कि नहीं करिए, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, खुद खत्म नहीं होता। मतलब इस तरीके के एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है, वो सारे पार्टिकल को जमा करता है अपने सरफेस पर और रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है, बस दैट्स ऑल।
क्लियर है दिस वन। फिफ्थ कैटलिस्ट समझ में आ गया। अब है हमारे पास में सिक्स्थ है सेपरेशन ऑफ इनर गैसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्स्थ सेपरेशन ऑफ इनर गैसेस। सी है, अगर मैं बिना देखे पढ़ाऊंगा ये पॉइंट तो मैं बताते ही जाऊंगा कि एब्जॉर्प्शन की जो एप्लीकेशन है वो खत्म ही नहीं होंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड्स में वो काम आएंगे, सीबीएसई बोर्ड्स के लिए काम में आएंगे। स्टेट बोर्ड में ये 11th में चैप्टर है तो स्टेट बोर्ड के लिए ये नहीं चैप्टर है। आपको याद रखना स्टेट बोर्ड में आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको सरफेस केमिस्ट्री स्किप करना पड़ेगा, लेकिन नीट जीडब्ल्यू में हर साल इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट बोलो तो प्री के मार्क्स, बोला था ना प्री के मार्क्स से। तो सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस मतलब अगर मेरे पास देखो सबसे पहले आपको समझना होगा इनर्ट गैस का मतलब जो हमारे कौन से गैस होते हैं, हीलियम, नियॉन, लिथियम, ओके होते हैं ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, ओके नॉट लिथियम। सो हियर दिस गैसेस आर नॉट रिएक्टिव, इस वक्त रिएक्ट नहीं करते तो मैं उनको अगर सेपरेट करना चाहूँ तो करूँ कैसे? जो रिएक्ट हो जाता है, देखो अगर जो गैस रिएक्ट होती है उसके साथ में रिएक्शन करके उसको अलग कर सकता हूं। अब इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं होती, सपोज मेरे पास A B C ऐसे तीन गैस हैं, इसमें से इनर्ट गैस मुझे निकालना है, तो निकालूं कैसे? रिएक्ट ही नहीं होती, आपको पता है इनर्ट गैस डू नॉट रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस, तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे एक एडजॉर्बेंट देना पड़ेगा जो इसको अपने सरफेस पे ले ले। सपोज C इज इनर्ट गैस, ये C को अपने सरफेस पे ले लेगा, तो इसमें से A और B हट जाएंगे, C आ जाएंगे, तो फिर A और B को मैं क्या करूंगा? देखो क्या बोला मैंने, एक कंटेनर है जिसमें तीन गैसेस है ABC, C इनर्ट गैस A और B को रिएक्ट होती है, तो वो मैं रिएक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए C को निकालना है। तो मैं क्या करूँगा कि इस कंटेनर में मैं एडजॉर्बेंट डाल दूंगा, एडजॉर्बेंट में क्या होगा, ये गैस अपने पास आ जाएगी। सपोज हीलियम है, हीलियम यहाँ पर एडजॉर्ब हो गई पूरी सरफेस में, पूरी आ गई इसके ऊपर, फिर मैं क्या करूँगा इसका वॉल ओपन कर दूंगा, इसमें से AB गैस बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर इसको लॉक कर दूंगा, गैस बाहर निकलेगी और इसको लॉक कर दूंगा, तो सिर्फ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी इनर्ट। तो सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, तो यहाँ पर मैंने C गैस की बात की, यहाँ पर हम हीलियम, नियॉन, आर्गन अगर तीन गैस भी रहती तो मैं अलग अलग एडजॉर्बेंट यूज करके इसको अलग अलग सेपरेट कर सकता हूँ, A1, A2, A3 अलग अलग एडजॉर्बेंट यूज करके मैं इनको सेपरेट करूंगा, मतलब सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। आपको ध्यान रखना है इनर्ट गैसेस दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो हम उसको रिएक्शन करके सेपरेट नहीं कर सकते। तो हमारे आइडिया यार, हमारे पास एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, उसमें रिएक्शन नहीं होने वाली, वो चुपचाप अपने पास खींचता है। हैंडसम लड़का सब लड़कियों को अपने पास खींचता है, तो ये बंदा स्टाइलिश बंदा सारी इनर्ट गैसेस को अपने तरफ खींचता है। इनर्ट गैस किसको देखती नहीं थी, बहुत एटीट्यूड था, देखती नहीं थी किसी को, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये तो बहुत हैंडसम लड़का आ गया, तो सब आगे इसको अट्रैक्ट समझ में आ गया। तो दिस वन इज अबाउट सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इसको मिटा देता हूँ, नोट डाउन कर लो अच्छे से। कितने पॉइंट हो गए? 8 पॉइंट्स हो गए। सॉरी 6 पॉइंट्स हो गए। 7th पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि आजकल हम बहुत यूज करें, 7 क्यूरिंग डिसीजेस। क्या है क्यूरिंग डिसीजेस? क्यूरिंग डिसीजेस का आप सब बोलेंगे क्यूरिंग डिसीज मतलब दवाई, इसमें बहुत सारा आएगा, इसमें आएगा मेडिसिन आ जाएगा, पहला आ सकता है मेडिसिन, दूसरा आ सकता है हैंड वॉश यूज करते हैं आप लोग, अभी कोरोना की वजह से तो बहुत ज्यादा हैंड वॉश है, सैनिटाइजर, माउथ वॉश, जो भी है, फेस वॉश, माउथ वॉश, जो भी वॉश, सोप वोप सब आएंगे इसमें। तो ये होता क्या है एक्चुअली, मतलब कैसे? तो एक्चुअल में जब हम मेडिसिन खाते, कुछ सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है बेटा, सबके लिए नहीं, कुछ के लिए, जब हम मेडिसिन खाते हैं या फिर हम हैंड वॉश करते हैं या सैनिटाइजर यूज करते हैं, तो वो केमिकल सब्सटेंस है। ये केमिकल सब्सटेंस क्या करता है, केमिकल सब्सटेंस जो आसपास वायरस है, सपोज ये वायरस है, ये वायरस को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे बहुत सारे वायरस हैं यहाँ पर, सिंह भी इसलिए बनाया क्योंकि वो वायरस है, सिंह वाले है ना, हमको अजीब देते हैं, तो ये सब वायरस को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। पहले क्या हो रहा था, ये जितने भी वायरस है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पूरे घूम रहे थे। अगर मैंने हाथ का एग्जांपल मैं सैनिटाइजर का लेता हूँ कि मेरे हाथ में अगर वायरस आ गया, सपोज गलती से आ गया, हम बाहर जा रहे हैं, आपको पढ़ाना है
तो बाहर आना पड़ेगा, घर से बाहर निकले हैं, रिस्क पर हैं, हम आपके लिए रिस्क ले रहे हैं, तो आपको भी पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, तो फिर अब मुझे बचना है तो मास्क तो मैं पहनूंगा। अब दूसरा, अगर मेरे हाथ तो ओपन है तो हाथ में मैं क्या करूँ? जब मैं आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पर हाथ पर सैनिटाइजर लगाऊंगा। सैनिटाइजर लगाऊंगा तो सैनिटाइजर लगाने से क्या होगा? सैनिटाइजर की जो केमिकल है इस तरीके से मेरे सरफेस पर, एक हैंड के सरफेस पर एक सरफेस बनाएंगे और वो सारे वायरस को अपने ऊपर ले लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर बाहर निकाल देंगे। सेम हैंड वॉश में भी ऐसा ही फंक्शन होता है। इसी तरीके से हैंड वॉश क्या करता है कि सोप का आपने एग्जांपल देखा था, अपने 10th क्लास में सोप का फंक्शन देखा है कि सोप ऐसा, मतलब अगर लिक्विड है तो सोप, अगर ऐसा सोप लिया मैंने सोप, तो सोप क्या करता है? सारे डर्ट पार्टिकल को अपने सरफेस पे जमा कर लेता है। दिस इज अ सरफेस फेनोमेनन। ये वायरस को जिस तरीके से अपने सरफेस में ले लिया है, वैसे ही मेडिसिन है, हैंड वॉश है, सैनिटाइजर है या सोप है, वो सभी सारे वायरस को अपने पास ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी से बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? जो हम सैनिटाइजर यूज करते हैं उसमें पानी नहीं होता, लेकिन उसमें अल्कोहल होता है। अल्कोहल इसको किल कर देता है। पहला सैनिटाइजर क्या करता है? सबको अपने पास में ले लेता है और उसमें अल्कोहल होता है, वो अल्कोहल इसको डिस्ट्रॉय करता है, डिसइंफेक्ट कर देता है। क्लियर? तो क्यूरिंग डिसीज में भी एब्जॉर्प्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। 8 पॉइंट इज क्रॉस फ्लोटेशन। क्रॉस फ्लोटेशन फ्रॉथ फ्लोटेशन में यू हैव स्टडीड इट इन मेटलर्जी, और हम इसको मेटलर्जी में आप डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। तो मेटलर्जी में क्या होता है कि जो ओर होता है, उस ओर में हम क्या करते हैं? एक सब्सटेंस डालते हैं और वाटर, उसके साथ से फोम, जो फोम बन जाता है ऊपर, ये फोम क्या करता है? फोम ओर को लेकर आता है। देखो, चलो इसको फिर से बताता हूँ मैं अच्छे से एग्जांपल से। मेटलर्जी में आप इसको डिटेल में देखोगे, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता था, पर ठीक है चलो बता ही देता हूँ, बता रहा हूँ। कंटेनर है और इसमें लिक्विड है, इसमें मेरा ओर है। ओर मतलब इसमें ओर है, ओर मतलब जिसमें हमारा मेटल के पार्टिकल है। किसके पार्टिकल है? मेटल के पार्टिकल। तो मुझे ये ओर बाहर निकालना है, सेपरेट करना है अच्छे से। सिर्फ ओर में से सिर्फ जो मेटल के पार्टिकल है वही निकलने चाहिए। मैं क्या करूंगा? उसमें कुछ केमिकल ऐड करूंगा, कुछ केमिकल इसमें मैं ऐड कर दूंगा। I will add some chemical here, and ये ऐड करने के बाद क्या होगा? और इसको मिक्स कर दूंगा, इसमें हैंड लगा दूंगा, मिक्स कर दूंगा। मिक्स करने से क्या होगा? इसके सरफेस पर, टॉप लेयर पर एक फ्रोथ जमा होगी। फ्रोथ मतलब बुलबुले, चलो बुलबुले जमा होंगे। ये बुलबुल में क्या होगा? बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा? यहाँ पर मैंने केमिकल डाला, केमिकल के सरफेस पे क्या होगा? केमिकल के सरफेस पर मेटल के पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाएंगे इस तरीके से, और फिर ये मशीन घूमने की वजह से ये जो बबल्स बनेंगे, ये बबल्स के साथ ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ऊपर फिर हमारे पास में सारा मेटल जमा हो जाएगा और हम इसको सेपरेट कर देंगे। यहाँ पर हमें मेटल मिल जाएगा, मेटल और मिल जाएगा, नॉट मेटल नहीं मिलता है प्योर, पर मेटल और मिल जाता है। फिर उसको प्यूरिफाई करके हम मेटल निकाल सकते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन किसका हो गया बेटा? यहाँ पर फिर से एप्लीकेशन आया एब्जॉर्प्शन का। जो भी हमने सब्सटेंस लिया था उसके सरफेस पर मेटल और एब्जॉर्ब हो गया और सरफेस के टॉप लेयर पे आ गया। टॉप लेयर से हमने उसको रिमूव कर दिया तो हमारे पास हमारा मेटल और कॉन्सेंट्रेटेड मेटल और मिल गया। तो यहाँ पर क्यूरिंग डिसीज समझ में आ गया, फ्रोथ फ्लोटेशन समझ में आया। फ्रोथ फ्लोटेशन हम डिटेल में विद एग्जांपल हम मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। बस याद रखना है कि हमें क्या करना था कि हमारे पास मिक्सचर था, मिक्सचर में से मुझे मेटल बाहर निकालना था, तो मैंने उसमें क्या किया? एक एड्सॉर्बेंट ऐड कर दिया। एड्सॉर्बेंट क्या करेगा? मेटल के पार्टिकल को अपने सरफेस पे जमा कर लेगा और वो मिक्सिंग करने की वजह से फ्रोथ के फॉर्म में, फ्रोथ मतलब बुलबुले के फॉर्म में ऊपर आ जाएगा और वो हम कॉन्सेंट्रेटेड मेटल अपने पास जमा कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है। वायरस का सब समझ गया आप लोग को। सैनिटाइजर क्यों यूज करना चाहिए, हैंड वॉश क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। चलते हैं हम 9 पॉइंट पर। वैसे तो ये 8 पॉइंट भी काफी है आप लोग के लिए, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब एक नहीं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9 पॉइंट एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स। तो दिस वन इज एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर का मतलब आप लोगों ने पढ़ा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
पढ़ा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यू नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, precipitation reaction, the reaction in which some chemical is the product form, जो भी प्रोडक्ट होता है वो इमिसिबल इन सॉल्यूशन होता है, मतलब अगर यहाँ पे a प्लस b हो रहा है, c बन रहा है, तो c इज इमिसिबल, c इज इमिसिबल, इमिसिबल का मतलब ये सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होगा, तो क्या होगा कि वो सॉल्यूशन के बाहर निकल जाएगा और वो क्या होगा धीरे धीरे नीचे जमा होगा, या तो वो नीचे जमा होगा या फिर वो स्प्रेड हो जाएगा, तो कुछ तो इसमें यहाँ पे क्या होगा कि स्प्रेड हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि एक ही जगह जमा हो, तो मैं क्या करूँगा इसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा केमिकल ऐड करूँगा जो एब्जॉर्ब करे और ये सारे पार्टिकल इसके ऊपर जमा हो जाए, जमा होने तो इसका कलर दिखेगा हमें, तो कलर इंडिकेटर, यू नो इंडिकेटर मतलब क्या होता है, कलर दिखना चाहिए, इंडिकेटर से क्या होता है लिटमस कलर बोलो, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलो, कलर दिखेगा, तो कलर दिखेगा तो हमें समझ में आ गया कि रिएक्शन हो रही है। कुछ रिएक्शंस में क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेट बनता है वो कलरलेस होता है, तो हमें समझता नहीं कि वो कलर बना या नहीं बना, तो हम इसमें एब्जॉर्बेंट ऐड करेंगे और एब्जॉर्बेंट ऐड करने की वजह से इसमें कलर आ जाएगा। क्लियर? एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर मतलब अगर हम एब्जॉर्प्शन यूज करते हैं तो उस रिएक्शन में हमें कलर दिखता है, कुछ रिएक्शन में हम कलर दिखाना चाहते हैं इसलिए हम एब्जॉर्प्शन ऐड करके कलर दिखाते हैं, कुछ रिएक्शन में एक्स्ट्रा कलर बन जाता है उसको कम करने के लिए हम एब्जॉर्बेंट डालते हैं, तो डीकलरेशन भी होता है। ध्यान में रखना है एक ही प्रोसेस होता है बट अलग अलग तरीके से। क्लियर है? यहाँ पर ये सब पॉइंट समझ में आ गया आप लोग को। एंड फाइनली जो हमारे सिलेबस का है उसका लास्ट पॉइंट है हमारा 10th वन, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी आई थिंक आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, 11th में आपने देखा, बट मैं इसको बताऊंगा सिंपल तरीके से क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप या कुछ भी होता है, ये एक एब्जॉर्बेंट होता है, जो स्ट्रिप होती है एक एब्जॉर्बेंट होता है, ये एब्जॉर्बेंट होता है। बट इस एब्जॉर्बेंट की क्या मतलब, इसमें क्या करते हैं हम इसको जो भी सॉल्यूशन का हमको चेकिंग करना है, जिस भी सॉल्यूशन का हम चेकिंग करना चाहते हैं उस सॉल्यूशन में डिप करते हैं। डिप करने से क्या होता है कि जो इस सॉल्यूशन में देखो क्या होता है, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होगा प्लस सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट एक नहीं रहेंगे, इसमें एबीसी सॉल्यूट है, ए बी और सी, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, मतलब सॉल्वेंट ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर ये पूरा लिक्विड, ये गीला गीला हो जाएगा, ये तो आपको पता है। ये जो सॉल्वेंट ऊपर जाएगा वो तो एब्जॉर्प्शन हो गया, क्या हो गया, सॉल्वेंट ऊपर जाना मतलब एब्जॉर्ब, पेपर आपको आप पानी में डालोगे तो पानी ऊपर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये पूरा गीला हो जाएगा, वो हुआ एब्जॉर्प्शन नॉट एब्जॉर्प्शन। लेकिन इसमें जो केमिकल्स है ए बी सी, अब ए और बी और सी वो क्या है, केमिकल है, सॉल्यूट है, तो ए इसमें से क्या होगा, जो पहले जो इसको एब्जॉर्ब होता है, मतलब सपोज ए ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, बी कम होता है, सी का सबसे कम, तो जैसे इसमें सॉल्यूशन आएगा तो सॉल्यूशन इसके ऊपर आएगा, ए क्या करेगा, ए के पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे, पूरे ए के पार्टिकल जमा हो जाएंगे, ये पूरा ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए ज्यादा एब्जॉर्ब होता था इस केमिकल में, इसलिए ए जल्दी हो जाएगा। अब मैंने सेकंड क्या बोला, बी, फिर थोड़ा फिर से सॉल्यूशन ऊपर जाएगा, फिर बी एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ बी ये हो गया बी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर सी, क्योंकि सी सबसे कम एब्जॉर्ब होता है इस हिसाब से। अब डिपेंडिंग ऑन कौन से केमिकल इसके अंदर है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग लाइन दिखेगी। आपने क्रोमेटोग्राफी में देखा था लेयर्स ऑफ कलर दिखते हैं, तो लेयर्स ऑफ कलर क्यों दिखते हैं, क्योंकि जो भी केमिकल इस सॉल्यूशन के अंदर होता है, ए बी सी डी जितने भी हैं, हर एक की कैपेसिटी, हर एक की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी, हर एक की एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो जो पहले जो ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, जिसकी एफिनिटी ज्यादा है, वो पहले आ जाएगा, जो ज्यादा पढ़ेगा तो उसका पहला नंबर आ जाएगा, जो कम सेकंड थर्ड से आता है। तो जो इसको प्यार करते होंगे, इस सब्सटेंस एब्जॉर्बेंट के साथ में ज्यादा अट्रैक्ट होते होंगे, वो पहले आ जाएगा, जो कम होते होंगे फिर सेकंड थर्ड ऐसे लाइन से आते रहेंगे, तो हमें अलग अलग लेयर मिल जाएगी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है सेपरेशन करना। तो देखो ए बी सी केमिकल साथ में थे, हमने ए बी सी को सेपरेट कर दिया, समझ में आया, बिकॉज ऑफ कौन सा फेनोमेनन बेटा, एब्जॉर्प्शन फेनोमेनन। क्या है, कौन सा फेनोमेनन, एब्जॉर्प्शन फेनोमेनन। तो यहाँ पर हमारे जो एनसीईआरटी के एग्जांपल है वो सभी कंप्लीट होते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको आप अच्छे से लिख लेंगे, सारे पॉइंट कंप्लीट कर लेंगे, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन है थ्योरेटिकली आप पॉइंट बना लोगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पस थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए, नीट जेईई में भी इसके कभी-कभी क्वेश्चन वैसे तो बहुत कम आते हैं। अब मैं आ जाता हूँ इसके जनरल डे टू डे एग्जांपल, डे टू डे यूज कहाँ कर सकते हैं। याद रखो मैं आपको भी जो एग्जांपल बताने जा रहा हूँ,
कुछ जनरल एग्जांपल है जो, अब देखो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, हमने एडजॉर्प्शन का केमिकल वाला फंडा सब पढ़ लिया। अब बोलोगे सर ये एडजॉर्प्शन मैं घर पे करता नहीं, वैक्यूम में घर पे बनाता नहीं, ना मैं डिकलरेशन करता। एक्चुअली हम डिकलरेशन करते हैं, बहुत सारे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो घर पे हम कहाँ यूज करते हैं, तो इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हम चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल बहुत जगह यूज करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल हम बहुत जगह यूज करते हैं। बस याद रखो मैं जो बता रहा हूँ आपको जनरल बता रहा हूँ, इसको आपको घर पे यूज करना है अगर, तो आप पहले किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करेंगे, उसके बाद यूज करेंगे। ऐसे नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो आप यूज करना चालू कर दो। मैं बहुत सारे एप्लीकेशन बता रहा हूँ। पहला एप्लीकेशन वाटर प्यूरिफिकेशन, तो बस को जल्दी जल्दी बता देता हूँ। वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर फिल्टर, तो वाटर फिल्टर में आपके चारकोल होता है। आपके घर में देखना जो भी वाटर फिल्टर हो वहाँ पे चारकोल रहेगा, एक्टिवेटेड चारकोल रहेगा, उसकी वजह से वाटर प्यूरिफाई होता है। सेकेंड एयर प्यूरिफिकेशन, सेकेंड इज एयर प्यूरिफिकेशन। मतलब घर पे क्या करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा एयर खराब है, पॉइजन है या डस्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, पैक्स आते हैं, स्ट्रिप्स आती है चारकोल की, तो स्ट्रिप हम वॉल पर लगा सकते हैं। वो क्या करेगा, जो भी रूम में डस्ट है या रूम में जो केमिकल्स है वो सब अपने सर एब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर हम क्या कर सकते हैं, उस स्ट्रिप को बाहर धूप में सुखा देंगे तो वापस डिसॉल्व हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से डिसॉर्प्शन हो जाता है, तो हम उसको बाहर छत पे रख दें, डिसॉर्प्शन हो जाएगी। मतलब रीयूज, वाटर फिल्टर भी वैसे ही होता है, एयर प्यूरिफिकेशन भी हो सकता है। अब कुछ जनरल बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले एग्जांपल, टूथपेस्ट। क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है? ऐसा होता है ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो आपके टूथपेस्ट में चारकोल, मतलब पहले के लोग क्या करते थे, राख से ब्रश करते थे। दैट मीन्स चारकोल अगर आप ब्रश करते हैं, करना नहीं है, करना हो तो आप क्लीन एकदम दुकान में जो मिले उसको यूज करो, तो उससे ब्रश करने से हमारे टीथ बहुत अच्छे हो जाते हैं, हमारे माउथ के केमिकल्स दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चारकोल है वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है, सारे कलर्स को, डर्ट कलर को अपने पास ले जाता है, पीले पीले डर्टी, येलो येलो डर्टी कलर, तो पीले दांत को पूरा क्लीन कर देता है। अगर उसमें बैक्टीरिया या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसे भी क्लीन कर देता है। ओके, नेक्स्ट वन, आपने इसका ऐड देखा ही है, फेस वॉश, चारकोल का फेस वॉश टीवी में ऐड आया था, आता है। मतलब अगर फेस वॉश में आप चारकोल मिक्स कर दो तो फेस वॉश आ गए, चारकोल रहता है उसमें, उस फेस पे जितने भी अगर फेस पे कुछ दाग हो या कुछ जम्स हो, कलर आपको तो फेस का कलर थोड़ा ग्लो कर रहा है, मैं यहाँ पे फेस ब्यूटी पार्लर नहीं खोला है मैंने, बस बता रहा हूँ कि फेस वॉश यूज करने से आपको फायदा हो सकता है उससे। फेस वॉश बोल ही दिया है तो मैं इसमें एक ऐड कर देता हूँ, फेस पैक। लड़कियों को पता होगा फेस पैक मतलब क्या होता है, वो टीवी में दिखाते हैं ना, लड़कियां ऐसे कुछ कलर लगा के बैठी होती है, भूत बन जाते हैं जिसमें लड़कियां, तो उसे फेस पैक कहते हैं। तो कुछ अलग अलग चीजें मिलाकर, दो तीन आप मैं बताऊंगा नहीं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो हाउ टू मेक फेस वॉश एक्टिवेटेड चारकोल, तो वो लगाने से अगर आप फेस पे लगाते हो तो आपका स्किन कलर ग्लो हो जाएगा, आप पूरे बॉडी में लगा सकते हो, चारकोल की ट्रीटमेंट होती है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके, अभी मैं और एग्जांपल बताने जाऊँ तो डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग डे टू डे लाइफ में जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें हमारे पोल्यूटेड एयर हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स हमारे पेट के अंदर जा रहे हैं, वाटर इम्प्योर है तो केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो हमारे बॉडी से मुझे अगर केमिकल रिमूव करना है तो चारकोल की टैबलेट्स आती है, मतलब अब जाके आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेंगे, तो वो टैबलेट्स अगर आप खा ले तो आपकी बॉडी से जो भी केमिकल्स हो वो रिमूव हो जाते हैं, और अगर आप उसको यूज करते तो आपकी बॉडी अच्छी हो जाती है। तो अब मैंने बताया है एग्जांपल के लिए, आप यूज करने से पहले डॉक्टर से बात करेंगे। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ इट इज स्टडी पर्पस नॉट एप्लीकेशन बता रहा हूँ, लेकिन आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेंगे। अगर ज्यादा प्रॉब्लम होता है तब ही ऐसा किया जाता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं किया जाता। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर मैं लिस्ट लिखने जाऊँ तो खत्म नहीं होगी, पर चलो हम इस पे स्टॉप करते हैं, बहुत हो गया, बहुत सारे एग्जांपल बताया। तो चलो आपको एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन भी बता दी है मैंने, बहुत सारे एप्लीकेशन 10 साइंटिफिक एप्लीकेशन और कुछ जनरल एप्लीकेशन भी बताया। मेरे ख्याल से अब हमारा एडजॉर्प्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, तो फिर हम स्टॉप करते हैं एडजॉर्प्शन पे, और नेक्स्ट पॉइंट पर हम कैटलिस्ट या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत इजीली मैंने समझाया आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो पक्का। मेरे चैनल को लाइक करना है आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, याद रखो। ओके, सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से पढ़ाई करो, अच्छे से नोट डाउन करो। ओके।